हेलो दोस्तों, दो बूंद जिंदगी की इस लाइन से तो आप सब वाकिफ होंगे और ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन का वो पोलियो की खुराक वाला ऐड चलने लगा होगा। और इसी तरह कोविड के समय भी प्रधानमंत्री सहित देश की लगभग सभी बड़ी हस्तियों द्वारा कोविड के विज्ञापन भी आप लोगों को याद होंगे। ये टीके या वैक्सीन पिछले कई दशकों से इतना अधिक प्रभावशाली साबित हुए हैं कि दुनिया ने कई बड़ी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंका है। आपको बता दें कि इसमें चिकन पॉक्स, टेटनस, प्लेग, पोलियो जैसी बड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि चिकन पॉक्स या प्लेग भी कोरोना वायरस की तरह ही थे, जिसमें संक्रमित व्यक्तियों की छींक, खांसी, लार से दूसरों में बीमारियां फैल जाती थी और बड़े बड़े क्षेत्र कब काल की गोद में समा जाते थे पता भी नहीं चलता था। ऐसी कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, आप इसे गूगल पर भी देख सकते हैं। अब बात इस वीडियो के टॉपिक की करें तो हाल ही में रिसर्च से ये बात सामने आई है कि टीकाकरण नहीं कराए गए या कम टीकाकरण कराए गए बच्चे रोकथाम योग्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील पाए गए हैं या उनमें अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता देखी गई है, जिसके कारण आगे उनकी बीमारी के समय कई मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं का आवश्यक दुरुपयोग होता देखा गया है, जिससे उनकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र और कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का भी प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो कि आगे एक महामारी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है, भारत में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी बीमारियों या महामारी को कम करने में भूमिका क्या है, स्वास्थ्य समस्याओं में इसके क्या लाभ हैं, विशेष रूप से इस दिशा में भारत के टीकाकरण कार्यक्रमों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां कौन कौन सी हैं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख टीकाकरण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। और अंत में हम जानेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो की हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ फाइल आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले टीकाकरण या वैक्सीनेशन की बात करें तो टीकाकरण किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में जैसे इंजेक्शन से दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं, तथा इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। यानी ये किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए उसे टीका या वैक्सीन देने की एक प्रक्रिया है। टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी एक व्यक्ति को बीमारी से मिलने वाली प्रतिरक्षा के समान है। यही वो चीज़ है जो वैक्सीन को इतनी शक्तिशाली दवा बनाती है। अधिकांश टीके सुई यानी इंजेक्शन से दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मौखिक रूप से यानी पिलाए भी जा सकते हैं, जैसे पोलियो, या नाक में स्प्रे करके भी दिए जा सकते हैं। अब भारत में हम टीकाकरण की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2019 से 21 के अनुसार 12 से 23 महीने की आयु के 76% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता का ही परिणाम है कि पोलियो और चेचक का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है। साथ ही भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियानों में से एक को चलाया था, जिसके तहत 2023 तक 2 बिलियन से अधिक खुराकें दी गई थीं। अब अगर हम भारत में बीमारियों या महामारी को कम करने में इसकी भूमिका या स्वास्थ्य समस्याओं में इसके लाभ की बात करें तो ये पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और रोटावायरस, डायरिया जैसी घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीकों में से एक के रूप में 5 साल से कम आयु के बच्चों में टीके या वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से होने वाली मृत्यु की संख्या को बहुत हद तक कम कर देता है। आगे जब इसी आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण हो जाता है तो इससे सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है, जिससे संक्रामक रोगों का प्रसार धीमा हो जाता है। आगे टीकाकरण न कराने वाली आबादी को भी सुरक्षा प्रदान करने में इससे मदद मिलती है। साथ ही इससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी बढ़ता है, क्योंकि स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास में अधिक योगदान दे सकती है और परिवारों पर भी वित्तीय दबाव कम होता है। ये साथ ही नई और पुनः उभरने वाली बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम भारत को बड़े प्रकोपों को नियंत्रित करने में
तथा अनुसंधान और उत्पादन में योगदान देकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रयासों में भी भाग लेने में मदद करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में देखा गया। ये वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके वैज्ञानिक नवाचार को भी प्रोत्साहित करते हैं। हालिया दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इससे एंटीबायोटिक दवाओं की खपत में भी कमी आने की उम्मीद है, जिससे एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR की भी चुनौती को कम करने में मदद मिलेगी। अब आगे अगर हम भारत के टीकाकरण कार्यक्रमों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों को देखें, ये कार्यक्रम भौगोलिक असमानताओं से भी ग्रस्त हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे का अंतराल, दुर्गमता और सामाजिक आर्थिक अंतरों के कारण राज्यों और क्षेत्रों में भी इसके कवरेज का स्तर काफ़ी अलग अलग देखा गया है। जैसे दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने, लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस होने और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर उच्च होने के कारण इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता अधिक है, जबकि उत्तरी राज्यों जैसे बिहार, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तुलनात्मक रूप से इन कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता और प्रभावशीलता दोनों में कमी देखी गई है। साथ ही सांस्कृतिक मान्यताओं, गलत सूचनाओं और दुष्प्रभावों के डर के कारण टीकाकरण के प्रति लोगों में हिचकिचाहट का देखा जाना एक बड़ी चुनौती के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप टीकाकरण कवरेज कम देखा गया। जैसे एक ऐसी गलत न्यूज़ सामने आई थी कि पोलियो ड्रॉप पीने से इंसान नपुंसक हो जाता है। एक आदमी तो अपने बच्चे को लेकर छत पर चढ़ गया था कि छत से फेंक देंगे पर पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाएंगे। जब ऐसी सोच हो तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को अभियान चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग पूर्व धारणाओं की वजह से झूठ में ही बोल देते कि उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। अगला बड़ा कारण अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का होना है, क्योंकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में अक्सर पर्याप्त कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन आपूर्ति की भी कमी देखी गई है। साथ ही अभी रोजगार और अच्छी परिस्थितियों की तलाश में बढ़ती प्रवासी आबादी की गतिशीलता और शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में अक्सर दस्तावेजीकरण की कमी के कारण नियमित टीकाकरण अभियान से वे चूक जाते हैं। साथ ही वैक्सीन के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण भी भागीदारी कम देखी गई है। इसे अक्सर आउटरीच, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अपर्याप्त धन का सामना भी करना पड़ा है। इसमें टीके की बर्बादी भी एक बड़ा कारण है, जो कि अनुचित भंडारण या वितरण में देरी के कारण होती है। इसके साथ ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक बाधा उत्पन्न करती है। अब सरकार के प्रमुख टीकाकरण कार्यक्रमों की बात करें, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए अहम है, तो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा 1985 का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य सालाना 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना है। इस कार्यक्रम के तहत 12 वैक्सीन से दूर होने वाली बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बच्चों में होने वाली टीबी का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी, इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाली मेनिंजाइटिस तथा न्यूमोनिया के लिए टीके या वैक्सीन शामिल हैं। साथ ही उपराष्ट्रीय स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर भी 3 बीमारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जो कि प्रमुख रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस हैं। इस तरह मिशन इंद्रधनुष 2014 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी टीकाकरण रहित और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले यानी जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, ऐसे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए ये एक विशेष अभियान है। इसके साथ 2023 का तीव्र मिशन इंद्रधनुष यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5 साल तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए एक कैचअप टीकाकरण अभियान है। इसमें जो बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए हैं यानी उन्हें कवर नहीं किया गया था पहले, अब उन्हें कवर किया गया है। इसमें 12 बीमारियों के लिए वैक्सीन या टीके शामिल हैं। इसके साथ ही इन कार्यक्रमों के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए नेशनल कोल्ड चेन ट्रेनिंग सेंटर पुणे
और नेशनल कोल्ड चेन एंड वैक्सीन मैनेजमेंट रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली की भी स्थापना की गई है। इसमें साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली राष्ट्रीय स्तर से लेकर उप जिला स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर तक वैक्सीन भंडारण के सभी स्तरों पर संपूर्ण वैक्सीन स्टॉक प्रबंधन, लॉजिस्टिक और टेम्परेचर ट्रैकिंग को डिजिटल बनाती है। इस कार्य की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कोल्ड चेन उपकरणों की सूची, उनकी उपलब्धता और कार्यक्षमता पर भी नज़र रखती है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में वैक्सीन और वैक्सीनेशन से संबंधित सभी अहम बिंदुओं को देखा। इस टॉपिक से यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है।